जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नसीब। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देखो कविता, तुम्हारी बेटी को जितना पढ़ना था हम पढ़ा चुके हैं। अब वह चुपचाप ब्याह करके अपने ससुराल चली जाए, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। प्रकाश बाबू ने कड़े शब्दों में अपने छोटे भाई की पत्नी से कहा। लेकिन जेठ जी, मेरी रिया पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी इच्छा है कि सिर पर आंचल रखकर दरवाजे की ओट में खड़ी कविता जेठ जी को अपनी बेटी की इच्छा बताना चाहती थी, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। इच्छा विच्छा कुछ नहीं होती है, मेरी वजह से ही तुम्हारी बेटी यहाँ तक पढ़ पाई है, वरना तो अब जो मैंने कह दिया है उसे तुम दोनों को मानना ही पड़ेगा। आखिर तुम दोनों का नसीब बदलने वाला तो मैं ही हूँ। कड़कते हुए प्रकाश बाबू बोले तो कमरे से निकलकर रिया आई और तीखे स्वर में बोली, नहीं ताऊ जी, आप मेरे भाग्य विधाता नहीं हैं। यह सच है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, लेकिन यह मत भूलिए कि मेरी माँ ने आपको इसकी पूरी कीमत दी है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा फैसला आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए हम दोनों कल ही इस घर से चले जाएंगे। चलो माँ, कहते हुए रिया अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चली गई। कभी रिया का भी हंसता खेलता परिवार था। उसके पिता विनोद एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी आमदनी में 3 जनों के परिवार का गुजारा बड़े मज़े में हो जाता था। विनोद की एक ही इच्छा थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने देश की सेवा करे। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए उसने पैसे भी जमा करने शुरू कर दिए थे। एक शाम विनोद जब फैक्ट्री से घर वापस आ रहा था तो उसने सड़क पर बच्चों को खेलते देखा। तभी उसकी नज़र तेजी से आते एक ट्रक पर पड़ी। उसने बच्चों को वहां से हट जाने को कहा। सभी बच्चे सड़क से हट गए, लेकिन एक बच्चा वहीं बैठा रहा। तब वह दौड़ते हुए आया और बच्चे को सड़क पर से हटा दिया, लेकिन अफसोस वह स्वयं ट्रक की चपेट में आ गया। अस्पताल में वह 2 दिनों तक मौत से लड़ता रहा, लेकिन फिर उसने दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी कविता पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी बेटी को लेकर वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में विनोद का बड़ा फुफेरा भाई प्रकाश ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। फैक्ट्री से पैसे दिलवाने में उसकी मदद की और अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी। प्रकाश बाबू की पत्नी रेखा ने भी कविता और रिया को अपना समझा। कविता छल कपट से कोसों दूर थी। उसने अपने जेठ पर विश्वास करके अपनी सारी जमा पूंजी उनके हवाले करते हुए कहा कि भैया, मैं तो कुछ जानती समझती नहीं, अब आप ही रिया की शिक्षा दीक्षा पूरी कराएं। रुपये देखकर प्रकाश बाबू के मन में लालच आ गया। उन्होंने तुरंत सारे पैसे अपने पास रख लिए और रिया का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा दिया। उसकी ज़रूरतें जैसे कॉपी किताबों के लिए पैसे देने में कटौती करने लगे। रिया के लिए यह सब बहुत असहनीय था, पर वह मेहनती थी, माँ की तकलीफ को समझती थी। उसने खूब मेहनत की और उस तंगहाली में भी वह 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में अव्वल आई। फिर उसने 12वीं की परीक्षा दी। वह प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह ग्रेजुएशन करते हुए यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहती थी। लेकिन उसके ताऊजी ने पढ़ाई बंद करके शादी करने का फरमान जारी कर दिया तो वह गुस्सा हो उठी। उनकी बात को अस्वीकार करते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने और पिता के सपने को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया। अगले ही दिन रिया अपनी माँ को लेकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गई और कॉलेज जाकर पढ़ाई करने लगी। साथ ही यूपीएससी की तैयारी में भी वह जुट गई। उसकी माँ सिलाई का काम करने लगी, जिससे रनिंग इनकम होती रही। फिर भी रिया के लिए राह आसान नहीं थी, तमाम बाधाएं भी थी, लेकिन वह बड़ी हिम्मत से अपनी डगर पर चलती रही। कुछ समय बाद जब पैसों की समस्या होने लगी, तब वह आसपास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। बीए की सेकेंड ईयर की परीक्षा के बाद उसने यूपीएससी की प्रवेश परीक्षा भी दी, जिसमें वह अपनी जगह नहीं बना पाई। तब उसे समझ आया कि कोचिंग लेना जरूरी है। रिया के घर के पास ही सक्सेस कोचिंग सेंटर था। कॉलेज के बाद वह रोज शाम को क्लास के बाहर खड़ी होकर
अध्यापकों के लेक्चर सुनने का प्रयास करती। एक दिन एक सज्जन ने उससे पूछ लिया कि तुम क्लास के बाहर ही क्यों खड़ी रहती हो, अंदर क्यों नहीं जाती। तब उसने अपनी आंखें नीची कर ली और धीरे से बोली कि कोचिंग क्लासेस की फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। सज्जन बोले, बस इतनी सी बात है, चलो मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ और तुम अंदर जाकर मन लगाकर अपनी तैयारी करो। लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं, पैसे कैसे? रिया ने हैरत से कहा। तभी क्लास खत्म हुई और सज्जन को देख एक लड़की ने कहा, पापा आप कब आए? तब सज्जन रिया से बोले, बेटी मेरा नाम राम मोहन है, ये मेरी बेटी खुशी है। मैं रोज यहाँ खुशी को छोड़ने और लेने आता हूँ। अब तो जान गई ना मुझे। राम मोहन ने रिया की फीस भर दी। खुशी और रिया अच्छी सहेलियां बन गई थी। एक दिन रिया ने खुशी को अपनी माँ से भी मिलाया। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रिया की तैयारी अच्छी थी। बीए के रिजल्ट के कुछ समय बाद यूपीएससी का भी रिजल्ट आया। अपने अच्छे रैंक देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाई थी। फिर उसने इंटरव्यू की तैयारी की, लेकिन कुछ कमियों के कारण वह क्वालिफाई नहीं कर पाई। रिया का बीए पूरा हो चुका था, इसलिए अब उसने अपना पूरा ध्यान प्रवेश परीक्षा पर लगा दिया। खुशी भी इस बार पुनः परीक्षा दे रही थी। दोनों सहेलियों ने इस परीक्षा में अपनी जान लगा दी। रिजल्ट निकला तो दोनों ने ही अच्छे रैंक प्राप्त किए थे। रिया को वाई के लिए 1 साल का अनुभव था, जो उसके लिए मददगार साबित हुआ। कुछ समय बाद रिजल्ट निकला तो दोनों सहेलियां आईएएस बन गई थी। रिया ने घर जाकर माँ को खुशखबरी सुनाई और उनके चरण स्पर्श करके बोली, बस माँ, अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है, अब आप एक आईएएस ऑफिसर की माँ हैं। रिया की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए वह अपनी माँ को लेकर वहीं शिफ्ट हो गई। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने खुशी के पिता के पैसे वापस कर दिए। वो तो पैसे ले ही नहीं रहे थे, लेकिन जब रिया ने कहा कि इन रुपयों को आप मुझ जैसी अन्य लड़कियों की मदद में लगा दीजिएगा, तब उन्होंने ले लिया। एक दिन रिया अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। तभी चपरासी ने आकर उसे एक पर्ची दी। पर्ची पर राममोहन नाम पढ़कर वह तुरंत खड़ी हो गई और बाहर जाकर आदर सहित उन्हें भीतर ले आई। अपनी कुर्सी पर उन्हें बैठने के लिए आग्रह करती हुई वह बोली, अंकल आप इस कुर्सी पर बैठकर मुझे कृतार्थ करें। आप तो मेरे नसीब बदलने वाले हैं। कोचिंग करने के लिए अगर आप मेरी फीस नहीं भरते तो मैं न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होती। आप तो नहीं बेटी, तुम अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुंची हो। इंसान के कर्म ही उसके भाग्य को बनाता है। इसलिए बेटी, अपने नसीब की तुम स्वयं भाग्य विधाता हो और इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, किसी काम से यहाँ आया तो तुम्हें देखने चला आया। सदा खुश रहो। कहते हुए राममोहन जी ने रिया के सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और वापस चले गए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।